Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you all are watching Exactive Coaching Center's official YouTube channel. Students, आज आपको मैं वेलकम कहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन लेक्चर नंबर 26 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिटेल में मर्केंटाइलिज्म या इकोनॉमिक नेशनलिज्म या इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट क्या होता है। आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या कह सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी, एक और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे हमें ये चीज कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी होगी कि किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी चलती है, किस तरह आज के दौर में नेशन स्टेट्स अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और किस तरह ग्लोबल ट्रेड होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी प्रोमिनेंट थ्योरी आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली तो थ्योरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म है, लेकिन इसके बहुत से नाम विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 1925 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंक्लूजन के बाद, यूएनओ के बनने के बाद पढ़े। इस थ्योरी को कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, लेज़र फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है, कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसके लिए बोला जाता है, फ्री इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बोला जाता है और लिबरल इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम कोर अजम्पशंस इसकी देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो मर्केंटाइलिस्ट इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म होता है, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट होता है, उसका एक बेसिक अजम्पशन ये होता है कि जो इकोनॉमिक आपके अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया के अंदर, या कोई मुल्क जो इकोनॉमिकली जितना स्ट्रांग है, उस इकोनॉमी को यूज करते हुए वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये मर्केंटाइलिस्ट का बेसिक बिलीफ है और इस बिलीफ के अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ट्रेड होती है, गिव एंड टेक होता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव दिए जाते हैं बड़े ममालिक की तरफ से छोटे ममालिक को, तो इन तमाम के पीछे उनकी अपनी पॉलिटिकल अजाइम होते हैं, मकासद होते हैं या पॉलिटिकल गोल्स होते हैं। और जहां पर पावरफुल कौमें अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर चुकी होती हैं, फिर वो अपने उस पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसके शैडो में अपने इकोनॉमिक गोल्स को अटेन करते हैं। इसलिए मर्केंटाइलिस्ट समझते हैं कि जो इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, ये जीरो सम गेम है, जिसमें ताकतवर इकोनॉमी को और एक स्टेबल इकोनॉमी को ही फायदा होता है जब वो किसी अनस्टेबल इकोनॉमी या वीक नेशन के साथ इकोनॉमिक मुआहदे या इंटरेक्शन करता है। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ग्लोबली दुनिया में इकोनॉमिक इंटरेक्शन होता है। जब हम इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म को देखते हैं तो बिल्कुल 180 डिग्री पर टर्न देते हैं इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट यानी कैपिटलिस्ट, और इनको हम ये भी कह सकते हैं लेज़र फेयर इकोनॉमी के जो सपोर्टर्स हैं। ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी है इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए डेवलपमेंट की, यानी वो नेशन जो ताकतवर कौमें हैं वो अपना फायदा भी करें और दूसरे ममालिक का फायदा भी करें। और इसलिए जो इकोनॉमी है ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ना कि जीरो सम गेम होनी चाहिए। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट होते हैं, या वो जो फ्री ट्रेड लेज़र फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनको हम लिबरल्स भी कहते हैं। यहां पर आप एक और वाज़ेह फर्क भी देखेंगे कि जो मर्केंटाइलिस्ट हैं या इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हैं, उनका मानना ये होता है कि जो स्टेट है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे और इकोनॉमी को नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे। जबकि उसके दूसरे एस्पेक्ट को अगर देखा जाए, कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं या इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट क्या कहते हैं, उनका मानना ये होता है कि जो इकोनॉमी है इसमें स्टेट का या पॉलिटिकल अमल दखल नहीं होना चाहिए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये फ्रीली होनी चाहिए। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या लोकल जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, उनको एक इजाजत मिलनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेक्शन करें और पूरी दुनिया में और उस मुल्क में भी प्रॉस्पेरिटी लेके आए। तो इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म है ये डायरेक्टली ऑपोजिट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के, यानी
जो कैपिटलिज्म है ये डायरेक्टली ऑपोजिट है मर्केंटाइलिज्म में, क्योंकि मर्केंटाइलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप इकोनॉमी को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन और नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो इकोनॉमी है इसको स्टेट कंट्रोल करती है, और ये रियलिस्ट व्यू है। जबकि कैपिटलिस्ट या इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट का मानना ये है कि इकोनॉमी जो है इसको स्टेट या पॉलिटिकल अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए विद इन द कंट्री भी और विद इन द ग्लोब भी। और जब इस तरह की एक्टिविटीज होंगी तो पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और जब दो नेशंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी, इकोनॉमिक ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स करेंगी, तो उससे विन विन सिचुएशन होगी, दोनों का भला होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट का मानना ये है, वो कहते हैं कि दुनिया में प्रॉस्पेरिटी अगर आप लाना चाहते हैं तो विद इन द स्टेट भी और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी आपको फ्रीइंग ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जाना पड़ेगा। यानी स्टेट जो है वो कोई खास इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्रोल ना करे, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी उन लोगों को दे दी जाए जो बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन चलाते हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनको लीड करते हैं। इनका काम ये होना चाहिए। दूसरी बात उसके अलावा वो यहां पर ये करते हैं, they oppose to tariff barriers, number one, domestic subsidies, number two, number three, sanctions and restrictions of free trade। अब जो लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनलिस्ट है यानी इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, वो बड़े मुल्कों में ये दावा करते हैं, इस तरह के थेरिस्ट या इस तरह के आर्गुमेंट जनरेट करने वाले स्कॉलर्स, कि करना क्या चाहिए कि नंबर वन तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। नंबर टू क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाए उन पॉलिसीज में ट्रेड बैरियर ना लगाए जाए। यानी ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं या सस्ती फिनिश गुड्स लाके अपने मुल्क में बेच सकते हैं और उससे बिजनेस एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं, तो उसको रोके मत, बल्कि क्या करें, ट्रेड बैरियर्स खत्म करें, टैरिफ खत्म करें। उसके साथ साथ सब्सिडीज ना दें। अब सब्सिडीज क्या होती है? हमने अक्सर देखा है कि बहुत से ममालिक अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए एक प्रोडक्ट जो कि $10 में बनती है और $12 में बिकती है, उसको कंट्रोल करने का तरीका ये करते हैं कि लोगों में ये $12 की ही जाए, बजाय इसके महंगाई हो जाए और ये $20 की मिले और लोग उसको प्रोक्योर ना कर सकें, परचेज ना कर सकें। परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों की कुव्वत खरीद अगर कम हो जाती है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, यानी वो इंडस्ट्री को उतने ही पैसे मिलेंगे जो उसका परचेजर है, आम आवाम है, उसको गवर्नमेंट के स्टॉल से वो चीज सस्ती मिल जाएगी, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडीज होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर है, जो वही प्रोडक्ट सस्ती बना के आपके मुल्क को दे सकता है, जो आपके मुल्क में उतनी सस्ती जनरेट नहीं हो रही, तो वो आपके मुल्क में आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट बेल आउट पैकेजेस दे रही है, उनको चला रही है, तो कंपटीशन नहीं होगा। तो जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी एडहेरेंट हैं इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट के, वो किसी तरह से भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ना दे, गवर्नमेंट बल्कि इनको आजाद करे, और इससे कंपटीशन पैदा होगा और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट होगा। अब क्या होता है कि ये जो इकोनॉमिक इंटरनेशनलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, या फ्री ट्रेड या फ्रीइंग और इकोनॉमी के एडवोकेट हैं, ये क्यों ये बातें करते हैं? इसकी बैकग्राउंड हमें मिलती है एडम स्मिथ की एक कॉन्सेप्ट से, एक बुक से, जो 1776 में पब्लिश हुई और दुनिया के सामने आई, जिस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। और एडम स्मिथ ने इस बुक के अंदर वो बहुत एक, जिसको कहते हैं ना, ड्रामेटिकल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात की है, जिससे वो मुल्क भी तरक्की करेगा। यानी दुनिया के बड़े ममालिक की जब हम बात करते हैं जहां पे नई नई इंडस्ट्री लगी थी, और उसके साथ साथ बाकी दुनिया में भी उसकी जब प्रोडक्ट बिकेंगी, दुनिया में जाएंगी और फ्री इकोनॉमी होगी, तो उससे दुनिया को भी बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है। एडम स्मिथ कहते क्या हैं
एडम स्मिथ की एक कोटेशन में वेल्थ ऑफ नेशन से पिक करता हूं। एडम स्मिथ कहते हैं, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनिवोलेंस ऑफ द बुचर, द ब्रेवर और द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर फूड, इट इज देयर इंटरेस्ट। एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये कोई बहुत बड़ी उसकी एहसान नहीं है किसी का कि कोई बुचर अपने वहां पर ज़िबा खाने में आके किसी जानवर को ज़िबा करता है और कोई शख्स उससे जाकर वो प्रोडक्ट्स खरीदता है और अपनी कंपनी में जाके या अपनी इंडस्ट्री में जाके या अपनी फैक्ट्री में जाके अपनी बेकरी में जाके उस फूड को फिनिश गुड बनाता है और फिर बेकरी से हमें हमारी खुराक मिलती है। बल्कि वो ये कहता है कि इन तीनों एक्टिविटीज में इन तीनों किस्म के लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है, और एडम स्मिथ उस इंटरेस्ट को कहते हैं इनविजिबल हैंड। यानी ये जो इंटरेस्ट है, जब आप इकोनॉमी को फ्री करते हैं तो बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे इतने रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि वो हर जगह हर काम कर सके, तो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए अपने इनविजिबल हैंड यानी अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करेंगे। जब वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होगा। जब ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होगा तो मार्केट में उस चीज की एक तो प्रेजेंस रहेगी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, लोगों को कंपटीशन की वजह से वो प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी और इससे क्या होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आप इंटरनेशनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर चुके होंगे, ट्रेड बैरियर खत्म कर चुके होंगे, सैंक्शंस खत्म कर चुके होंगे, तो आपका जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा और पूरी दुनिया में उसको बेचेगा, जहां से फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन यहां पर एडम स्मिथ का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो लेज़र-फेयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट इसलिए है कि इसके कुछ रेपरकशंस भी हैं। जब स्टेट इकोनॉमी को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करती, तो स्टेट जब उसको कंट्रोल ही नहीं कर रही, स्टेट की अथॉरिटी किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं है, तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बिजनेस एलिट्स अपनी मोनोपोली बना लेते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। पैसा जो है वो पब्लिक के पास ज्यादा चला जाता है, गवर्नमेंट तो सिर्फ उसके ऊपर टैक्सेस लेने होते हैं। तो जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो फिर वो उन पॉलिसीज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं, जिससे उनके इंटरेस्ट जुड़े होते हैं और यहां से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि हमने देखा था कि जो मर्केंटाइलिस्ट हैं उनका व्यू ये है कि इकोनॉमी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाएगा नेशनल पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल एजेंडाज और पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जब किसी मुल्क की इकोनॉमी जो है प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, बिजनेस एलीट के पास चली जाएगी, इंडस्ट्रीज के पास चली जाएगी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास चली जाएगी, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास चली जाएगी, ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास चली जाएगी और वो अक्रॉस द ग्लोब अपनी एक्टिविटीज करेंगे, तो बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पॉलिसीज जो उस मुल्क की होंगी वो कहीं ना कहीं डैमेज होने का खतरा है। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, कैपिटलिज्म के बिल्कुल पैरेलल लेज़र फ्री इकोनॉमी की हमने बात की। हम देखते हैं लेज़र फेयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया और इसके बारे में क्या कहा जाता है। द टर्म लेज़र फेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 18th सेंचुरी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच कैपिटलिस्ट। फ्रेंच कैपिटलिस्ट का ये ग्रुप ऑफ फिलोसोफर था जिनको लेस इकोनॉमिस्टीज कहा जाता था, और जो लेस इकोनॉमिस्टीज थी वो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर और इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर, जिसको कंट्रोल इकोनॉमी कहते हैं, मर्केंटाइलिज्म या इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहते हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने बात की और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लेज़र फेयर का। नाउ व्हाट इज मेंट बाय लेज़र फेयर? लेट बी, लेट पास अवे, यानी जाने दो, आगे की तरफ निकलने दो। इसका मतलब यह है कि चीजों को स्मूथ बनाओ, इकोनॉमी को रोको मत, हर्डल्स मत क्रिएट करो, अपने पॉलिटिकल और नेशनल इंटरेस्ट के एजेंडाज के पीछे दुनिया के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको ना कंट्रोल करो। अब हम जब इस तरह की बात करते हैं, एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैपिटलिज्म को देखते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं दुनिया की बड़ी नेशंस की, जिस तरह के मैंने लेक्चर नंबर 25 में भी कहा था कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम मेजर स्टेक होल्डर, बड़ी कौमों की बात करते हैं। अब देखिए कि इस लेज़र फेयर इकोनॉमी, इस
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि मोनोपोलीज बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट बिजनेस ऑनर्स हैं, टोयोटा कंपनी के मालिक हैं, होंडा कंपनी के मालिक हैं, कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, डेयरी मिल्क आप देखते हैं, इसके साथ साथ आप दुनिया की और डेयरी एसोसिएशंस के अलावा और ऑटोमोबाइल के अलावा डेली यूज अप्लायंसेस की आप कंपनीज को देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको एक चीज की समझ ये आती है कि ये अगर प्राइवेटली कंट्रोल्ड हो रही हैं तो ये जितनी चाहेंगे उतनी प्रोड्यूस करेंगे और जो चाहेंगे उसका रेट बनाएंगे। और अगर वो रेट इनको अपने इंटरनल सिस्टम के अंदर इंडिजिनियस इकोनॉमी में नहीं मिलता तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे। जब किसी मुल्क में प्राइवेट बिजनेस एलीट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे होते हैं तो उनको बीच में अपना फायदा, प्रॉफिट और पैसा नजर आ रहा होता है। लेकिन जो स्टेट क्राफ्ट को हम देखते हैं, मुमलिकत को जब हम देखते हैं, नेशन स्टेट को देखते हैं, तो नेशन स्टेट के तो कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर। उन्होंने गिव एंड टेक करना होता है, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडाज को भी प्रमोट करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इंटरनली कैसे होता है? वो प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है उसकी मोनोपोली बन जाएगी और जैसे वो कंपनी चाहेगी वैसे ही काम होगा। जिस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की पाकिस्तान से देता हूं कि आपने देखा कि गवर्नमेंट चूंकि फूड आइटम्स को डायरेक्टली, रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही और पाकिस्तान में लेजर फेयर इकोनॉमी और कैपिटलिज्म है, तो रेट्स जो हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। ग्रेन के रेट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिनिश्ड जो आपको फ्लोर मिल से आटा मिलता है बहुत ऊपर उसके रेट्स चले जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक चीनी माफिया या कार्टेल माफिया का कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं। उनके पास प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट प्रोडक्शन वो कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट वो टैक्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो उसका रेट बढ़ाने के लिए होर्डिंग करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और इस ब्लैक मनी को जनरेट करने के लिए वो नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मुल्क में कैओस भी आ सकता है, मुल्क में लॉलेसनेस भी आ सकती है, मुल्क में जो गरीब तबका है उसके मसाइल भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह इंटरनली ये अपनी मोनोपोली बना लेते हैं। अब एक्सटर्नली किस तरह काम करते हैं? जो इंटरनेशनल एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, इनके हर मुल्क में सेटअप बन जाते हैं। अब एक कंट्री है, उसका किसी और कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फॉरेन पॉलिसी पे, लेकिन उस मुल्क की उस दूसरे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा कंपनीज होती हैं, बहुत ज्यादा वहां पर उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, तो उसको अपना वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पीछे। और अगर वो नहीं करेगा तो उसके मुल्क की वो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसी और मुल्क में काम कर रही है, वो लोग जो उसको चला रहे हैं वो प्रेशराइज करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल से इकोनॉमिक एक्टिविटी बाहर निकल जाती है। और इस ही रिजर्वेशन को देखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट फिर दुनिया में आया, जिन्होंने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बिल्कुल ऑपोजिट बात नहीं की, जिस तरह मर्केंटाइलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट कैपिटलिस्ट बात करते हैं। ये जो नए स्कॉलर्स थे, इन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया और कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। और ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है केनेजियन इकोनॉमिक सिस्टम में। नाउ व्हाट इज केनेजियन इकोनॉमिक सिस्टम? केनेजियन इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये प्रमोट किया है जॉन मेनर्ड केनीज ने। इनकी एक बुक आई थी 1926 में, 1926 में, और उन्होंने कहा था द एंड ऑफ लेजर फेयर, यानी जो लेजर फेयर इकोनॉमी है उसका एंड हो गया है। उसकी वजह यह है कि जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा पैसा बना लिया, कैपिटलिज्म में आपको पता, आप जितना मर्जी पैसा बना सकते हैं, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो आप बाज़ हुकूमत से या स्टेट से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। प्राइवेट बैंक्स बन जाते हैं, प्राइवेट एमएनसीज आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम आप अपने सामने खड़े कर लेते हैं, प्राइवेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी पूरा नेटवर्क आप बना लेते हैं। तो आप गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, तो आपकी मोनोपोली बनती है और फिर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी जाते हैं अगर आपका इंटरेस्ट फुलफिल ना हो रहा हो। तो फिर केनेजियन कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया? इस बुक में कहा गया द एंड ऑफ लेजर फेयर 1926 में, क्योंकि इन्होंने जो एक फ्री किस्म का कैपिटलिज्म था उसके रेपरकशंस के ऊपर बात की। और केनेजियन
कॉन्सेप्ट से दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं और कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म भी कहते हैं। अब जो एडवोकेट करते हैं केनेजियन इकोनॉमिक सिस्टम को, यानी एक नई फॉर्म है ये कैपिटलिज्म की, वो क्या कहते हैं? उनका मानना यह है कि गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कि मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, चाहे वो ईडेबल आइटम्स हैं, चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपकी डेली यूज्ड की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री ही उसको जनरेट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट उतना ही उसकी प्रोडक्टिविटी होने देगी जिससे आगे मोनोपोली ना बन सके। फॉर एग्जांपल, केनेजियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अपने मुल्क में बनानी पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये पेन आपको अपने मुल्क में बनाना पड़ता है और इसकी कॉस्ट आपको $3 पड़ती है, और $3 की कॉस्ट फिनिश गुड बनाने के बाद जब आप इसको मार्केट में सेल करते हैं तो $5 का इसको सेल करते हैं, तो इससे महंगाई बढ़ने के खतरे हैं। तो आप क्या करें कि इंटरनेशनल मार्केट में इसी क्वालिटी का पेन देखें जो आपकी आवाम को कॉस्ट करे फिनिश्ड गुड में इंपोर्ट करते हुए $1.5 या $2 का। तो अब आप क्या करेंगे, आप लेट से एक साल में 1 बिलियन पेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप ये करेंगे कि जितनी आपके लोगों की रिक्वायरमेंट है और उससे उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो उसका ऑलमोस्ट 25 to 30% सस्ता पेन इंपोर्ट कर लें, ताकि आपकी लोकल इकोनॉमी और लोकल इंडस्ट्री भी ना बैठे, सारे का सारा पेन आप इंपोर्ट ना करें, आप उसकी 30-40% इंपोर्ट कर लें, जिससे मार्केट में बैलेंस रहे और जो आपकी इंडिजीनियस लोकल इंडस्ट्री है वो भी इतनी ज्यादा डैमेज ना हो। या फिर ऐसा करें कि इस पेन में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लें, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए फिनिश गुड बनाएं और सस्ता पेन आप जनरेट कर सकें। उससे आपकी लोकल इंडस्ट्री भी बंद नहीं होगी, लोगों को पेन भी सस्ता मिलेगा। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। इट इज अ केनेजियन इकोनॉमिक मॉडल के कंट्रोल करें विद इन द कंट्री कुछ एरियाज के ऊपर, जिन एरिया से आपको लगता है कि पब्लिक जो वेलफेयर की जितने भी इकदाम हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में, उसमें हिंड्रेंस नहीं आ रही, उसकी आप इजाजत दें, लग्जरी आइटम की इजाजत दें, और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आप फ्री कर दें, उसमें ट्रेड बैरियर भी आप ना लगाएं, सैंक्शंस भी ना लगाएं और को सब्सिडी भी ना दें। यहां तक इन्होंने बात की। अब इसमें इंटरनेशनल सिस्टम फिर कैसे चलेगा? ये तो किसी मुल्क के अंदर की बात है। केनेजियन इकोनॉमी को अगर हम समझते हैं तो केनेजियन इकोनॉमिस्ट के जो एडवोकेट हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें और मॉनिटर करें। इसको हम बोलते हैं आईजीओज, इंटरनेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या इंटर गवर्नमेंटल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये इंटरनेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस करती क्या है? इनको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। बहुत से ममालिक की आपस में एक मेंबरशिप भी हो जाती है और वो एक प्लेटफॉर्म के तहत उस प्लेटफॉर्म के अंडर अग्रीमेंट्स भी कर लेते हैं। जिस तरह हमने देखा आईएमएफ, जिस तरह हमने देखा 1945 के बाद गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिस तरह हम देखते हैं 1996 के बाद एक दुनिया को कंट्रोल और ऑब्जर्व करने वाला इदारा डब्ल्यूटीओ हमारे सामने आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है। इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें और कंट्रोल करें, और कैपिटलिज्म की जो एक्टिविटीज हैं जो पूरी दुनिया में मोनोपोलीज बनने लगी हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर लेके आया जाए। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा हो रहा है तो किसी इंटरनेशनल अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए ताकि उसको कंट्रोल किया जाए और वो हद से ना बढ़ सके, जो हुकूमतों की रेंज से बाहर हो, और फिर ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऑनर्स हैं, वो गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल ना कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट जब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आज तक हमारे सामने आते हैं, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको नजर आ रही हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी कंट्रोल करती हैं और कैपिटलिज्म की नई फॉर्म्स भी हमारे सामने आती हैं। कहीं बहुत ही आपको आसानी नजर आती है, बिल्कुल फ्री ट्रेड आपको नजर आती है, कहीं पर आपको नजर आता है कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है।
इसके साथ साथ आज के 2020 के इस दौर में हम देखते हैं कि अब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हैं और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही हैं। जिस तरह आरसेप में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आपको नजर आता है 90% टैरिफ फ्री इन 15 ममालिक में किया, जिसमें 10 आसियान कंट्रीज हैं और 5 नॉन आसियान कंट्रीज हैं। इसी तरह आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नजर आते हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर भी। इसी तरह नाफ्टा हमने देखा, इसी तरह साउथ एशिया में साफ्टा हमने देखा, और इसी तरह बहुत से ममालिक आपस में दो दो तीन तीन ममालिक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट यानी ट्रीटीज करते हैं, कुछ ममालिक बायलैटरल करते हैं। इसी तरह WTO के अंडर मोस्ट फेवरेट नेशन का एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जिसमें आपको किसी एक साल किसी एक मुल्क की प्रोडक्ट्स उसकी एक लिस्ट आपको पहले से मौजूद होती है, जिसमें आपने उसको ट्रेड फ्री करना होता है, यानी उसके ऊपर आपने टैरिफ नहीं लगाना होता, आप उसको मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस देते हैं। तो इस तरह से आप कैपिटलिज्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो इवल्स ऑफ कैपिटलिज्म हैं जो कि हमें अर्ली एजेस में नजर आए, उसको कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह की मिक्स्ड और केनेजियन इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू। होप आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव भी होगा, इंफॉर्मेटिव भी होगा, और आपके पास आगे भी बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आएंगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके ऊपर डिटेल में आपके साथ इंटरेक्शन किया जाए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।